मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेनी को और मिनी को बताया जाता है, जहाँ पर जेनी हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है और तो यहाँ पर मिनी जेनी को बता रही होती है कि उसका हस्बैंड आज चाइना में लैंड करने वाला है, यानी कि फाइनली वो अब्रॉड से वापस आ गया है। जेनी को लेकिन इसका कुछ अता पता होता ही नहीं है। मिनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती कि आखिर वो कितना बुरा इंसान है, न जाते वक्त उसने तुम्हारी सोची और न आते वक्त वो तुम्हें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है। जेनी भी यहाँ पर मिनी से कहने लगती है कि जाने दो, ऐसे भी मेरी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत कम हो चुकी है। जेनी के फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है जहाँ पर वो एक तस्वीर को देखती है और समझ जाती है कि उसका हस्बैंड अब वापस आ चुका है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शादी के ठीक 3 मंथ्स बाद ही उसका हस्बैंड लियो अब्रॉड चला गया था, बिना जेनी की कुछ फिक्र किए। और यहाँ पर उनकी शादी तो कोई मायने ही नहीं रखती है। फिर इसके बाद में जेनी घर पर होती है, जहाँ पर उसने ढेर सारा डिनर प्रिपेयर किया होता है एंड यहाँ पर वह डिनर टेबल पर बैठकर अपने हस्बैंड लियो का इंतज़ार कर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर जेनी के फ़ोन में एक फ़ोटो आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड लियो तो बाहर में बैठा हुआ है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। तो फिर यहाँ पर वो बेचारी अकेली ही डिनर करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही अपसेट होती है क्योंकि उसे लग रहा था फाइनली अब उनके बीच में चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा होने से रहा। दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में था। लियो के फ्रेंड उसे बोलने लगता है कि अब तुम वापस से तो नहीं भाग जाओगे। लियो कहने लगता है कि नहीं, फिलहाल तो मेरा चाइना में ही रहने का दिल कर रहा है, तो मैं अपने यहाँ पर ही बिजनेस को संभाल कर रहूँगा। दूसरा यहाँ पर वो लोग उसकी वाइफ के बारे में पूछने लगते हैं। मियाँ भी वहाँ पर मौजूद थी, तो वो लियो से कहती है कि तुम शादीशुदा हो। लियो यहाँ पर अपनी रिंग बताते हुए कहता है कि तुम्हें इतनी बड़ी सी डायमंड की रिंग आंखों में नजर नहीं आ रही है। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ उसके वाइफ के बारे में उससे पूछने लगती है। तो फिर यहाँ पर लियो तो फ्लर्टिंग वाले में मियाँ से कहने लगता है कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लियो के जो फ्रेंड्स है वो कहने लगते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, अगर हम पूरी दुनिया में भी खोज ले तो तुम्हारी वाइफ से ज़्यादा खूबसूरत हमें कोई मिल ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर लियो अपनी वाइफ को एडमायर करने के बदले टॉपिक ही चेंज कर देता है। इसके बाद में वो घर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर वो घर आ जाता है जहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे आते हुए देख लेती है। तो फिर वो उसके बेड पर आकर सोने लग जाता है। जेनी लियो से पूछती तो है कि क्या तुम सो गए हो। जेनी को असल में उसके बारे में कुछ बात करनी थी, लेकिन लियो जेनी से कह देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो और उसे चुप रहने के लिए बोल देता है, जहाँ पर जेनी भी चुपचाप बस सो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर लियो अपने काम पर फोकस कर रहा था और जेनी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है। लियो पूछने लगता है कि आखिर मेड कहाँ पर चली गई, तो जेनी कहते हैं कि उसने जॉब को छोड़ दिया है और लियो उस ब्रेकफास्ट को देखकर बोलने लगता है कि तुम क्या नॉर्मली ये ब्रेकफास्ट में खाती हो। दूसरा यहाँ पर लियो कैट को नोटिस करता है, तो फिर वो जेनी से कह देता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस कैट को यहाँ से निकलवा दो। मनी मन जेनी कह रही होती है कि इतने बड़ा घर है, इतने सारे रूम्स हैं और ये एक छोटी सी कैट को नहीं रख सकता, कितना क्रूअल इंसान है ये। फिर बाद में लियो को समझ रहा था कि जेनी उसके बारे में मन में कुछ बुरी बुरी बातें बोल रही है, तो लियो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि जो कहना है मेरे मुँह पर कहो। जेनी यहाँ पर लियो से कहने लगती है कि रही बात कैट को घर से निकालने की, तो मैं वो नहीं करूँगी, मैं उसे एक केज में रख दूँगी और जब तक वो इसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो जाता तब तक ये यहीं पर रहेगी। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर तुम कहीं और रह सकते हो। ये बात सुनते ही लियो के ईगो पर हाथ हो जाता है और वो जेनी से कहने लगता है कि कल ही मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ और तुम मुझे अभी से ही घर से निकालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यहाँ पर जेनी उसके सवालों का कुछ जवाब नहीं देती, बस चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में जेनी ब्रिज की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी कि जेनी बचपन से ही एक ऑर्फनेज में रही है, जहाँ पर मिस्टर लियो की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसने उसकी फैमिली के सेकंड बेटे यानी कि लियो के साथ में शादी कर ली थी। इतने में यहाँ पर जेनी की मदर इन लॉ जाती है, जो कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने उस नानी को निकाल दिया। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जेनी उस नानी की सारी बातें सुन रही थी। वो नानी यहाँ पर घर पर अपनी सभी फ्रेंड्स को बुलाकर गैम्बलिंग कर रही थी और तो यहाँ पर वो उसकी मैम यानी कि जेनी के बारे में बुराई कर रही थी और शादी वाले दिन की बात बताई जा रही थी कि तुम सबको लगता है कि उन सबके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसके 3 महीने बाद ही बिना कुछ बोले उसका हस्बैंड यहाँ से अब्रॉड चला गया था और उनके बीच में तो अच्छी बनती भी नहीं है। यहाँ पर जेनी उसकी बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो रानी घबरा जाती है और जेनी उसी दिन उसे वहाँ से निकाल देती है। उसकी मदर इन
लियो यहाँ पर जेनी को कह रही होती है कि तुमने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा। जेनी मन में सोच रही होती है कि लगता है नैनी ने इन्हें कुछ और ही स्टोरी सुना कर रखी है, क्योंकि गलती तो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन क्या करे, आंटी फिलहाल गुस्सा है और मैं इन्हें और अपसेट नहीं कर सकती। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर जेनी का मन लंच में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो फिर उसके फादर इन लॉ नोटिस करता है और उससे पूछते कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि ये तो चिड़िया की तरह खाती है एक एक दाना। दूसरा यहाँ पर उसकी मॉम लियो को मुंह बंद रखने के लिए कहती है और उसके फादर इन लॉ जेनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। जेनी कहती कि नहीं, बस थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। इसके बाद में जेनी अपना सामान लेकर जा रही होती है, जहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि आखिर ये कौन सी चीज़ें तुम लेकर जा रही हो। जेनी उसे बताने लगती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे घर की कोई चीज़ें नहीं है, ये मेरे पर्सनल स्टफ्स है जो मैं ले जाना भूल गई थी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम प्लीज़ अपने पेरेंट्स के सामने कम से कम मेरा मजाक मत उड़ाया करो। लियो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है, चलो हम एक रूल सेट करते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट्स मुझे बताने पड़ेंगे। जेनी यहाँ पर उनके सीक्रेट्स कुछ बताने से मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर नर्स और स्टाफ बात कर रहे होते हैं ज़ैंग फैमिली के बारे में, यानी कि लियो की फैमिली के बारे में। कि ज़ैंग फैमिली का सेकंड सन अब्रॉड से वापस आ चुका है एंड मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद में यहाँ पर शीन भी खड़ी होती है, जो उन्हें कहने लगती है कि उस पर लाइन मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तो शादीशुदा है। फिर वो उन दोनों को यहाँ पर उसकी वेडिंग की फ़ोटो से बताती है, जहाँ पर उन्हें उस लड़की की फ़ोटो ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो फ़ोटो बहुत दूरी से ली गई थी। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है। नर्स यहाँ पर जेनी की साइड प्रोफाइल फेस को देखकर कहने लगती है कि इस फोटो में जो उनकी वाइफ है वो तो आपकी तरह दिखे जा रही है। लेकिन चीन यहाँ पर बोलने लगती कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर लियो ने शादी जेनी के साथ की हो। नर्स यहाँ पर कहने लगती है लेकिन मैम का जो हस्बैंड है वो तो बहुत ज़्यादा ही रिच है। शीन कहते कि बस बोलने के लिए ना, 2 साल हो गया है जेनी की शादी को, लेकिन आज तक उसने अपने हस्बैंड से हमें मिलवाया नहीं और ना ही शो ऑफ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका हस्बैंड इतना अमीर होगा। नर्स भी यहाँ पर जेनी से कहने लगते कि हाँ मैम, आज तक आपने हस्बैंड से हमें मिलवाया नहीं है। जेनी कहती वो इसके लिए ताकि तुम उससे देखकर डर ना जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ का उसे कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि क्या तुमने लियो से डिवोर्स के बारे में बात की है। जेनी कहते कि अभी तक नहीं, और ये बात सुनते ही उसकी मदर इन लॉ गुस्से में आ जाती है एंड कहने लगती है कि अब तो तुम उसे डिवोर्स दे दो, आखिर तुम कितने टाइम तक इस शादी को खींचती रहोगी, क्योंकि ये दोनों के लिए टॉर्चर रहेगा। तो फिर यहाँ पर जेनी उन्हें बोलने लगती है कि हाँ लेकिन शादी तो मुझे भी नहीं करनी थी। मदर इन लॉ से बोलने लगती है कि मैं तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है, बचपन से हमारी फैमिली ने ही तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी ग्रैंडमा की वजह से ये शादी मैंने करवाई है, वरना मैं तुम्हारी शादी लियो के साथ कभी नहीं होने देती। लियो तो एक अच्छी लड़की को डिजर्व करता है। जेनी भी यहाँ पर आंटी से कहने लगती है कि हाँ मुझे भी शादी करने का कोई शौक नहीं था, आप सभी लोगों ने मुझे शादी करने के लिए पैक किया था। आंटी उसे बोलने लगती जल्द से जल्द ये डिवोर्स के पेपर्स फाइल कर दो और साइन करके बात खत्म करो, मुझे ये बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ानी है। यहाँ पर जेनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ कह नहीं पाती। इतने में उसकी असिस्टेंट उसे सर्जरी के लिए बुलाने लगती है, तो जेनी सर्जरी के लिए चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी और मिनी एक क्लब में मिलते हैं, जहाँ पर मिनी उसके हस्बैंड के बारे में बुराई किए जा रही थी और कहने लगती है कि एक बार उससे मुझे मिलने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाती हूँ। जेनी यहाँ पर मिनी को काम डाउन करती है, कहती कि देखो वो मेरा हस्बैंड है और मैं अपना रिलेशन सॉर्ट आउट करके रहूँगी और डिवोर्स बहुत जल्दी फाइल कर दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर मिनी जो है वो वॉशरूम का बहाना देकर चली जाती है। जेनी को तभी ये सेंस होने लगता है कि मिनी कभी वॉशरूम के लिए अकेली गई नहीं है, हर बार वो मुझे लेकर जाती है, तो वो मिनी का पीछा करने लगती है। एंड यहाँ पर मिनी ज़बरदस्ती एक प्राइवेट रूम में घुस जाती है, जहाँ पर जेनी समझ जाती है कि मिनी क्या करने वाली है। मिनी अंदर जाती यहाँ पर इनडायरेक्टली ताने मारने लगती है लियो को। इतने में ही वहाँ पर जेनी आ जाती है, जो उन सबसे माफ़ी मांगने लगती है। एंड यहाँ पर लियो का फ्रेंड जी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अब आप दोनों आ गए हो तो यहाँ पर हमारे साथ बैठ सकते हो। जेनी यहाँ पर लियो से कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बड़े बिजी हो, लेकिन यहाँ पर तो तुम पार्टी कर रहे हो। तो फिर लियो भी कहना था कि हाँ बिजी तो हूँ मैं अपनी पार्टी में। जेनी कहती कि ठीक है, मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहूँगी। एंड यहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं। दूसरा यहाँ पर मिया होती है, जो कि लियो से कहने लगती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। लियो यहाँ पर बहाना मार कर कहने लगता है क्योंकि मुझे नींद आ रही है। तो फिर मिया कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें अपस्टेयर्स छोड़ कर आती हूँ। लियो बोलता है कि मेरे पास हाथ पैर है
और मैं पैरालाइज नहीं हूँ। मन ही मन मिनी कहने लगती कि अच्छा होता अगर तुम पैरालाइज होते तो। साथ साथ जेनी बोलती कि हाँ, मैं इसे सीढ़ियों से धक्का दे देती और व्हीलचेयर से गिर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। दूसरा यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि मेरा बहुत जल्दी कॉन्सर्ट होने वाला है, तो क्या तुम वहाँ पर आओगे। लियो यहाँ पर बहाने मारते हुए कहता है कि मुझे म्यूज़िक से एलर्जी है। जेनी कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें मेरा म्यूज़िक सुनाऊं, क्या पता तुम्हें म्यूज़िक की एलर्जी चली जाए। यहाँ पर मिनी ज़ोर से हंसने लग जाती है एंड कहती कि क्यों, तुम्हारी आवाज़ में क्या कोई अल्ट्रासाउंड है जो तुम्हारी आवाज़ सुनते ही ये सारे डिजीजेस क्योर हो जाएंगे। यहाँ पर मिया को भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन जेनी यहाँ पर मिनी को कंट्रोल करती है और मिया से उसकी कॉन्सर्ट की टिकट्स को मांगने लगती है। तो फिर बाद में यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ मैं मिस्टर लियो को दे दूँगी। तो फिर जेनी कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे अलग से दे दो क्योंकि मेरे पास मिस्टर लियो का कॉन्टैक्ट नहीं है। मिया कहती है कि ऐसे कैसे। जेनी यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजंस दे देती है। दूसरा यहाँ पर बाद में जेनी मन ही मन सोच रही होती है, ये एम्बेरसमेंट तो कुछ भी नहीं है, इसके पहले तो मैं और भी एम्बेरस हो चुकी हूँ। और हमें शादी के पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर जेनी उसके रूम में जाने वाली थी और यहाँ पर वो लियो को बोलते हुए सुनती है, ये कौन सी शादी है जहाँ पर मैं अपनी लव वन से तो शादी भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो उनके साथ में ड्रिंक करने लग जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे को देखते हैं जहाँ पर सुबह हो गई थी एंड जेनी और मिस्टर लियो एक साथ में थे, जहाँ पर जेनी उठ जाती है एंड लियो बोलना था कि क्यों, लगता है तुम बहुत कंफर्टेबली सोई हो मेरे साथ में। जेनी यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था जिस वजह से मैं अपने होश और आवाज़ में नहीं थी। मिस्टर लियो कहने लगता तभी तो तुम मुझे इतना प्लीज़ कर रही थी। जेनी कहती कि अगर पसंद नहीं आया तो फिर निकल जाते, यहाँ पर मेरे साथ बेड पर रहने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद में लियो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर जेनी भी अपने काम पर चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर लियो जेनी का वेट कर रहा था एंड कहने लगता है कि मुझे लगा था तुम उस इवेंट में आने के लिए रेडी नहीं रहोगी, ये कपड़े लो और जाकर चेंज कर लो। जेनी यहाँ पर उसे कहने लगती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ उस इवेंट में जाना होगा क्योंकि हम तो बस एक लव में होने का नाटक कर रहे हैं। लियो कहता है कि नाटक, मैं तो वो भी नहीं कर रहा और एज अ वाइफ तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है उस कपल वाले इवेंट में जाना जहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। और हाँ, ये कपड़े लो और जाकर चेंज कर लो वरना मुझे तुम्हारे कपड़ों को चेंज करना पड़ेगा। फिर बाद में जेनी यहाँ पर चेंज कर आ जाती है और वो लोग उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर हम यहाँ पर लियो के ग्रैंडपा को देखते हैं एंड ग्रैंडपा यहाँ पर लियो को देखकर बहुत खुश होते हैं। ग्रैंडपा भी यहाँ पर जेनी की प्रिटीनेस की तारीफ करने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुम इतनी प्रिटी हो तो मुझे प्रिटी सी ग्रैंड डॉटर कब दे रही हो। जेनी यहाँ पर एक बच्चे की बात को सुनते ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है एंड ग्रैंडपा की उम्मीदें भी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जेनी उनकी उम्मीदें को तोड़ देती है एंड कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर ग्रैंडपा को लगने लगता है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होगी। जेनी कहती है कि प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम आप अपने ग्रैंडसन से पूछ सकते हो। और यहाँ पर वो सारा दोष लियो पर डालकर चली जाती है जहाँ पर लियो कहता है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद में जेनी गार्डन एरिया में होती है जहाँ पर एक बच्चा आकर उसके ऊपर वाटर गन से वाटर स्प्लैश करने लगता है। यहाँ पर जेनी उसे समझाने लगती है लेकिन वो बच्चा तो उसकी बात ही नहीं सुनता और उसके ऊपर पानी स्प्लैश किया जा रहा था। जेनी नोटिस करती है कि लियो तो उसे देख भी नहीं रहा है और उसका ध्यान तो बस उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग करने में है। यहाँ पर वो बच्चे को धमकाती भी है, डराती भी है कि देखो तुम रुके नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल के अंदर फेंक दूंगी। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा डरता नहीं है एंड कहता है कि मैं आंटी आप आपका मेकअप उतार कर ही रहूँगा और वो उस पर पानी स्प्लैश करते लगता है। दूसरा लियो यहाँ पर मिस्टर वैंग से अपने उस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लियो का ध्यान उस बच्चे पर पड़ जाता है। मिस्टर वैंग भी उसे देखते हुए देखते हैं एंड कहने लगता है मेरे बेटे को उसकी सिस्टर बहुत पसंद आ रही है, लगता है वो उसे अपनी बड़ी दीदी बना कर ही रहेगा। फिर बाद में लियो कहने लगता है कि क्या ये आपका बेटा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कोलैबोरेशन आगे कंटिन्यू हो सकता है। फिर जाकर वो उसकी वाटर गन को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मेरी वाइफ को बुली करने से पहले क्या तुमने मुझसे परमिशन ली है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा बड़ा मस्तीखोर और मैनरलेस होता है जहाँ पर वो लियो को भी चिढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसके डाला कर उस पर चिल्लाने लगते हैं एंड कहते कि वो तुम्हारे अंकल जैसे। लियो यहाँ पर कहते कि नहीं, बिजनेस वाली टीम को आप पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करिए, ऐसे बच्चे मेरी फैमिली में बिल्कुल नहीं आते जो इतने मैनरलेस हो। फिर यहाँ पर वो उसका नाम पूछता है जहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं अपना नाम क्यों बताऊँ,
तुम मुझे अपना डैडी बुला सकते हो। लियो कहते कि लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो और तुम्हें माफ़ी मांगने नहीं आती, चुपचाप माफ़ी मांग लो। लेकिन यहाँ पर बच्चा माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं होता। तो फिर यहाँ पर लियो उसे उठा लेता है और उसे उल्टा लटका देता है। फिर बाद में वो उसे उस पॉन्ड की तरफ लेकर जाता है एंड कहता है कि माफ़ी नहीं मांगोगे तो फिर मैं तुम्हें इस पानी के अंदर डुबाता रहूँगा। बच्चे को लग रहा था कि लियो मस्ती कर जाए। उसके डैड को पता है कि लियो मस्ती नहीं कर रहा और वो अपने बेटे को माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा माफ़ी नहीं मांगता। तो लियो उसका जो सर है वो पानी में डुबाता रहता है एंड कहता है अभी भी नहीं माफ़ी मांगोगे। दूसरी ओर उसकी मम्मा रोते हुए आती है एंड कहती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। एंड यहाँ पर वो चिल्लाती है तो सभी गेस्ट का अटेंशन यहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा और सभी लोग आ जाते हैं। आंटी ग्रैंडपा के पास चली जाते हैं, कहती कि प्लीज़ मेरे बेटे को छुड़ा दीजिए। ग्रैंडपा भी यहाँ पर लियो से कहने लगते हैं कि वो बच्चा है, उसे जाने दो। तो फिर लियो भी ग्रैंडपा से कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी इसके साथ खेल ही रहा हूँ। ऐसे लोगों को ऐसी सबक सिखाया जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर वो बच्चा जेनी से माफ़ी मांगने लगता है, जहाँ पर लियो उसे छोड़ देता है एंड कहता है कि तुम बहुत मोटे हो, टाइम आ गया जहाँ पर तुम अपना लूज़ करने लगो वेट। यहाँ पर आंटी उसे बोलने लगती है कि इतने बड़े मैन हो चुके हो लेकिन एक बच्चे को बुली करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि आपने अपने बेटे को जो मैनर्स नहीं सिखाए थे वो बस मैं उसे सिखा रहा था। तो फिर आंटी बोलती है कि रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तुम्हें सबक सिखाती हूँ। यहाँ पर उसका हस्बैंड जो होता है वो उसी थप्पड़ मार कर कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर वो लियो से और उसकी वाइफ से माफ़ी मांगने लगता है एंड कहता है कि मैं मेरे बेटे को मैनर सिखा कर रहूँगा। लेकिन यहाँ पर जेनी कहती है कि देखिए, मार पीट कर सिखाने से कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो बच्चा है और बहुत डेलिकेट है, अगर आप समझा कर करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर लियो की मॉम भी उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन लियो यहाँ पर उसकी मॉम पर ध्यान नहीं देता और जेनी को अपना कोट दे देता है। फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर लियो जेनी को वार्मनेस दे रहा था। जेनी यहाँ पर उसे देखे ही जा रही थी कि आखिर ये इतनी मेरी केयर क्यों कर रहा है। लियो उसे बोलते रहता कि अगर मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं आता तो लगता है वो बच्चा तुम्हें पूरा पुल ही कर देता। जेनी कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मिनट और मैं उसे खुद ब खुद उस पानी के अंदर गिराने वाली थी। लियो कहते कि अगर सभी लोगों का नजर पड़ जाता तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करने लगते। जेनी कहती इसमें क्या हुआ, मैं वहाँ पर हीरो बनकर उसकी जान बचाने जाती और ऐसे भी बच्चे अक्सर झूठ बोला करते हैं तो मैं उसका मुंह बंद करवा देती। यहाँ पर लियो उसके पहले कुछ बोले जेनी को उसके हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है, जहाँ पर लियो भी जेनी को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। इसके बाद में जेनी हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस बताने लगते हैं कि शीने ने क्या क्या कहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जेनी सब कुछ एनालाइज करते हो कहने लगती नहीं, ये जो शी ने प्रोसेस बताया वो बिल्कुल गलत है। अगर हम उसके वेट करेंगे उठने का, उसके बाद उसे ऑपरेट करेंगे तो फिर उसकी आंखों की ब्लाइंडनेस चली जा सकती है। हमें 24 आवर्स के अंदर उसके ब्रेन को ऑपरेट करना होगा ताकि जैसे ही वो होश में आए उसकी ब्लाइंडनेस ना रहे और वो देख पाए। यहाँ पर शीन गुस्से में चली जाती है। नर्स कहने लगती है लेकिन डॉक्टर शी ने तो हमें कुछ और ही बताया था। फिर बाद में यहाँ पर जेनी बड़े विस्तार से और अच्छी तरीके से उसकी मॉम को, यानी कि वो पेशेंट की मम्मा को और नर्स को, सभी को सारी बातें समझाने लगती है। इसके बाद में उस पेशेंट की सर्जरी हो जाती है। जहाँ पर जैसे वो रिसेप्शन एरिया में आती है वहाँ पर फ्लावर्स और एक बहुत महंगा हर्मेस का बैग होता है, जहाँ पर सभी लोग उस बैग की तारीफ करने लगते हैं। शीन कहते कि मेरा मेथड भी गलत नहीं था, लेकिन उनकी कलीग शीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते कि अगर हमने तुम्हारा मेथड यूज़ किया होता तो वो आज पेशेंट ब्लाइंड हो जाती। ये तो सब जेनी की वजह से हुआ है, जिस वजह से उसकी ब्लाइंडनेस ठीक हो पाई है और उसकी ब्रेन की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो गई है। शीन यहाँ पर वापस से गुस्से में चली जाती है। फिर सभी लोग यहाँ पर उस पेशेंट के बारे में बताने लगते हैं कि वो तो एक अरब की प्रिंसेस मानी जाती है और उसके डैड के पास ढेर सारे पैसे हैं। फिर बाद में यहाँ पर जेनी उस बैग को लेकर चली जाती है, जहाँ पर उस पेशेंट की मम्मा जेनी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। जेनी भी कहती है कि एक पेशेंट की जान बचाना ही डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है। और रही गिफ्ट्स की बात, तो वो फ्लावर को एक्सेप्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन ये बैग मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। और वो बैग रख देती है। लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर वो बैग लेने के लिए इंसिस्ट करती है एंड बोलती है कि आपको पता नहीं है, आपने मुझे एक पुण्य जन्म दिया है मेरी बेटी को जान बचाकर। सिया यहाँ पर जाने से कहने लगती है, यानी कि उस पेशेंट, वो उसे बोलने लगती कि देखो मेरी मॉम मुझे जल्दी से कोई चीज़ दिलवाती नहीं है तो तुम इसे चुपचाप ले लो। जेनी कहती कि मैं तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरे साथ इतने ऑफेंसिव वे में बात कर रही हो। सिया कहती कि क्यों, तुम्हें लगता है मैं याद नहीं कौन हूँ। जेनी कहती क्या, मुझे नहीं याद है तुम कौन हो, तुम बस फिलहाल मेरी एक पेशेंट हो। फिर यहाँ पर सिया उसके पास के बारे में याद दिलाने लगती है जो कि 2 साल पहले हुआ था और हमें पास का सीन भी बताया जाता है।
यहाँ पर वो शादी के पहले का सीन था और वही सीन था जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे पूछ रहे थे कि आखिर तुम ये शादी क्यों कर रहे हो और तुम अपनी वाइफ को ज़्यादा पसंद करोगे या फिर अपनी एक्स को, जहाँ पर मिस्टर लियो का रिप्लाई उसकी एक्स का होता है। एंड सिया भी यहाँ पर मौजूद थी जो लियो से पूछने लगती कि क्यों, तो फिर तुम अपनी उस वाइफ के साथ क्यों शादी करना चाहते हो, यानी कि फियांसे के साथ। लियो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि देखो अब शादी हमेशा उसके साथ नहीं हो सकती जिसे हम पसंद करते हैं, इसके लिए जो मेरे रजिस्टर में लिखा है वो मुझे करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर हमें अच्छे से पता होता है कि जेनी बस नाटक कर रही है। जेनी को वो दिन अच्छे से याद है और सिया भी। सिया यहाँ पर गुस्से में आकर जाने से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो अब तक शायद से मेरी शादी लियो के साथ हो जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें ब्रेकअप करना पड़ा और तुम्हारी वजह से उसे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी जो कि उस बेचारे को बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। जानी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अरे अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है, अगर तुम्हें इतना ही वो पसंद है तो जाओ जाकर उसे वापस बात करने लगो ना। ऐसे भी तुम्हें हमारे डिवोर्स के बारे में तो पता ही है जो तुम इतना भूले जा रही हो, तो जाकर तुम उसके साथ में रह सकती हो। यहाँ पर वो आंटी जेनी से माफ़ी मांगते हुए कहते कि माफ़ करना, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर लड़की है जो कुछ भी बोले जाती है। जेनी कहती कोई बात नहीं, ऐसी भी वो सच्चाई ही बोल रही है। एंड यहाँ पर जेनी सिया को मुंह तोड़ जवाब दे देती है। इतने में यहाँ पर लियो भी आ जाता है एंड कहने लगता है कि मुझे ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि तुम पीठ पीछे मेरे बारे में ये सब बोलोगी। जेनी कहते कि पीठ पीछे ये तो मैं तुम्हारे सामने भी बोल सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर आंटी जो है वो मिस्टर लियो से माफ़ी मांगती है। लियो कहते ही कोई बात नहीं, मैं आपकी वजह से आपके बेटे सिया को इसमें माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अगर इस अपनी ज़बान ऐसी चले तो फिर याद रखना मुझे लोगों को लेसन देना बड़े अच्छे से आता है और मैं इसे सबक सिखा कर रहूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लियो उसके लिए गिफ्ट लाया होता है। असिस्टेंट ने पूछने लगता है कि आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दिया, तो फिर लियो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुम बस गाड़ी चलाने का ध्यान दो। दूसरे यहाँ पर आंटी वापस से जेनी से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जेनी कहती है कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा लोग सच्चाइयाँ बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे और ऐसे भी मुझे बुरा नहीं लगा है। जेनी के वहाँ से जाने के बाद आंटी अपनी बेटी को बहुत लेक्चर देती है एंड कहने लगती है कि तुमने बहुत बुरी बातें उससे कही है, आखिर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या चल रहा है इससे तुम्हें क्या लेना देना है, और जेनी की पर्सनल लाइफ में तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर सिया भी बोलने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, हर किसी को उनकी स्टोरी के बारे में पता है और मैं तो बस उसे फैक्ट से बता रही थी। आंटी फिर यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता है कितनी स्ट्रगल से बेचारी जेनी गई है, तुम्हें पता है वो वर्ल्ड बैंक को ओन किया करते थे, जहाँ पर एक दिन वहाँ पर अटैक हो चुका था और जेनी ही थी जहाँ पर से वो बच कर आई थी और उसके मॉम डैड को उसने बहुत कम उम्र में खो दिया था। इसके बाद से उसकी फैमिली ने उसे ही पाला पोसा है, तो फिर वो ना चाहते हुए भी उसके साथ शादी करना ही पड़ता है। सिया ये सारी बात सुनने के बाद बहुत ह्यूमिलेट फील करने लगती है एंड कहती कि मॉम मैं इतनी सारी चीज़ें बोल चुकी हूँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और उसकी मॉम बोलती कि ठीक है अब तुम्हें समझ आ गया है कि तुम गलत थी, तो जाओ जाकर उससे माफ़ी मांग लो। लेकिन सिया बोलती कि नहीं नहीं, माफ़ी मांगना बहुत एम्बेरस वाला काम है, मैं ये सब नहीं करूँगी। और उसकी मॉम बोलती कि क्यों, बोलने से पहले सोचा तब एम्बेरस फील नहीं हो रहा था। एंड बाद में सिया यहाँ पर नाटक करने लग जाती है। इसके बाद में जेनी बैठी थी तो नर्स कहने लगती है कि वो पेशेंट वापस चला रही है कि उसकी आंखों में पेन हो रहा है, तो जेनी चली जाती है और उसकी आंखों में आई ड्रॉप डाल देती है। इसके बाद में सिया से माफ़ी मांगने लगती है। जेनी कहती है कि ठीक है लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। फिर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जेनी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। उसके डैड बैंक के एग्जीक्यूटिव थे, तो उसकी मॉम एक बड़े से कॉलेज में प्रोफेसर, जहाँ पे उनकी लाइफ बड़ी अच्छे से जा रही थी। लेकिन उसके मॉम और डैड के डेथ के बाद में उसकी लाइफ बहुत बुरी थी। इसके बाद में वो ऑर्फनेज शिफ्ट हो गई थी एंड यहाँ पर जाओ की फैमिली से लोग आ जाते हैं, यानी कि उसकी ग्रैंडमा, और इंटरव्यू के नाम पर उसकी ग्रैंडमा उसे अडॉप्ट कर घर ले आती है। लेकिन यहाँ पर जेनी किसी से ना कुछ बात करती है ना किसी की कुछ बात सुनती है, वो पूरे दिन सहमी सहमी सी रहती है। यहाँ पर वो लियो की मॉम को बात करते हुए तक सुनती है कि न जाने ये ग्रैंडमा किसे लेकर यहाँ पर आ गई, जो बोल भी नहीं सकती है। चैरिटी का काम करना है तो जाकर कहीं और करे, हमारे घर में इतना कूड़ा कचरा लाने की क्या ज़रूरत है। उस दिन जेनी को बहुत बुरा लगा था। फिर बाद में हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आते, जहाँ पर जेनी जाने लगते तो सिया से रोकने लगती है एंड कहते कि मेरा एक और क्वेश्चन है, आखिर तुमने लियो के साथ में शादी क्यों की? वो तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं गारंटी देती हूँ कि तुम भी उसे पसंद नहीं करती। जेनी कहती कि देखो इतना गॉसिप करने के बाद तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हो जाएगी, मुंह बंद रखकर सो जाओ तो बेहतर रहेगा। इतना बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लियो को देखते जो कि ऑफिस में था और यहाँ पर वो स्टाफ को सारी चीज़ें चेंज करने के लिए कह देता है। स्टाफ यहाँ पर उसके असिस्टेंट से कहती है कि बॉस का मूड इतना ख़राब क्यों है।
लगता है उनकी पर्सनल लाइफ खराब चल रही है। एंड उसका बॉस लियो पीछे से सब कुछ सुन रहा था तो वह नर्वस हो जाती है। एंड यहाँ पर उसका बॉस लियो से बोलने लगता है कि हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, पर्सनल लाइफ मेरी ख़राब चल रही है और लोगों को आदत पड़ गई है मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करने की। नेक्स्ट टाइम से मेरे मुंह पर कहना ताकि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में लियो अपने डैड से मिलता है, जहाँ पर उसके डैड से डाइवोर्स के बारे में पूछने लगते हैं। लेकिन लियो यहाँ पर टॉपिक चेंज कर देता है। डैड कहते कि देखो, आज या फिर कल तुम्हें इस चीज़ को फेस करना ही पड़ेगा और मैं तुम्हें बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जेनी बेचारी एक इकलौती बेटी है जो कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरी हुई है और उसकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। हमारे घर पर कोई उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी नहीं था। तो मैं चाहता कि तुम ऐसा डिसीजन लो जहाँ पर उस बेचारी को ज़्यादा हर्ट ना हो। तो फिर यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि आप लोग डाइवोर्स की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो? ग्रैंडमा ने ये शादी फिक्स करवाई थी, ग्रैंडमा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी? उसके डैड यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि देखो, ये तुम दोनों के ऊपर है कि तुम्हें रहना है या फिर नहीं। और रही बात ग्रैंडमा की, तो वो ज़बरदस्ती तुम्हें रहने दे भी नहीं सकती है, वो खुद ब खुद तुम्हें अलग कर देगी। इसके बाद में वो यहाँ पर घर पर आ जाता है जहाँ पर जेनी डिनर कर रही होती है। तो फिर लियो भी आकर बैठ जाता है और वह नैनी वापस से अपने जॉब पर आ गई थी जो कि लियो के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। जेनी यहाँ पर सोचने लगती है कि कैट तो मेरे लैप पर है, अगर लियो ने इसे देख लिया तो मैं तो गई। अन्य कैट यहाँ पर टेबल पर आ जाती है। लियो इसे देखकर बहुत डिस्गस्ट फील करता है एंड कहता है कि इस कैट को तुमने भेजा नहीं। जेनी कहती है कि कैट क्या, मैं भी अभी चली जाती हूँ ना, और वो उसे लेकर जाने लगती है। लियो कहता है कि गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर बैठा हुआ होता है, तुम 5 मिनट भी शांति से बात नहीं कर सकती हो। जेनी कहती कि क्यों, मैं हमेशा बात करने के लिए वेट ही कर रही थी, आज हम बात कर सकते हैं, तुम रूम में आ सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर वह रूम में चला जाता है जहाँ पर वह जेनी से उस कैट के बारे में पूछता है। जेनी कहते कि वो तो मैंने केज में रख दी, लेकिन जैसे वो बेडशीट को उठाता है कैट नीचे ही थी। यहाँ पर वो बोलते कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? जेनी कहती एक छोटी सी कैट तुम्हारी जान कैसे ले सकती है? एंड यहाँ पर लियो को छींके आने लगती है। तब जाकर जेनी को पता चलता है कि लियो को कैट के हेयर से एलर्जी है। तो वो उसे बोलने लगती है कि अगर मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। लियो भी यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि तुम्हें क्या सारी बातें बतानी पड़ेगी, और अब मैं यहाँ पर नहीं सोने वाला, मैं जाकर अपने स्टडी रूम में ही सो लूँगा। और वहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। यहाँ पर वह नैनी भी आ जाती है जो कि जेनी को बोलती है कि अभी भी टाइम है, इस कैट को यहाँ से निकाल दो। जेनी मन में सोचने लगती कि कुछ दिनों की बात है, मैं इसे शायद से मिनी के घर रख सकती हूँ और 3-4 दिनों में तो डाइवोर्स ही हो जाएगा, फिर मैं वापस इस कैट को अपना लूँगी। इसके बाद में यहाँ पर जेनी लियो के लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है और उसे रोकर उसके साथ बातें करने लगती है। वो कहने लगता है कि आखिर अब कौन सी बात तुम्हें करनी है। एंड यहाँ पर जेनी डिवोर्स की बात बोल देती है, जहाँ पर लियो कहने लगता है कि लगता है तुम्हें डिवोर्स लेने की बहुत घाई पड़ी हुई है। जेनी कहती कि हाँ, क्योंकि हमारी शादी को 2 साल तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी शादी को 3 साल भी पूरे हो जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि बेहतर होगा अगर इसके पहले ही हम डिवोर्स ले ले। तो यहाँ पर लियो बोलने लगता है कि लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है। जेनी कहते कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिवोर्स के बाद में तुम अपनी लाइफ जी सकते हो और जो मर्जी वो कर सकते हो, और इसे मैं भी करूँगी। फिर बाद में लियो कहते कि टेंशन मत लो, 3rd एनिवर्सरी के पहले ही मैं डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दूँगा। इसके बाद में यहाँ पर जेनी रिसेप्शन एरिया में होती है मिनी के साथ में। एंड तभी यहाँ पर सिया आ जाती है जेनी को सेम सवाल पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर जेनी उसे जवाब नहीं देती और मिनी और सिया के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जहाँ पर जेनी सिया से कहती है अगर चिल्लाओगी तो आइस पेन करना शुरू कर देंगी। और मिनी यहाँ पर सिया को लेकर जाने लगती है, जहाँ पर सिया मिनी को रोकने लगती है एंड कहती है कि मुझे जानना है कि आखिर जेनी ने उसके साथ में शादी क्यों की। जेनी इतनी खूबसूरत है, इतनी वेल टू डू है, तो फिर उस कमबख्त के साथ शादी क्यों की। तो फिर यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि लगता है तुम्हारी आंखें कमज़ोर नहीं बल्कि बहुत स्ट्रांग है, इसके बारे में हम तुम्हारे रूम में जाकर बातें कर सकते हैं। यहाँ पर जो उसकी कलीग है वो भी जेनी से पूछने लगती है कि सही तो पूछ रही थी वो तुम्हारे हस्बैंड के बारे में, मुझे भी जानना है आखिर तुम उसको लेके इतना सीक्रेटिव क्यों हो, कहीं वो अगली तो नहीं। जेनी कहती कि हाँ, अगली होने के साथ साथ वो मुझसे भी छोटा है, तुम लोग उसे देख कर ही डर जाओगे। यहाँ पर मिनी और सिया बड़ी इंटरेस्टिंगली ये सारी बातें कर रहे होते हैं। मिनी यहाँ पर सिया को बता रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है उसकी फैमिली यानी कि लियो की फैमिली कितनी बुरी है। उन्होंने जेनी को सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए अडॉप्ट किया ताकि उनकी कंपनी की जो हाई रिच है वो बढ़ सके, ताकि उन सभी को पता चल सके कि इसकी फैमिली तो कितनी अच्छी है, एक बेघर बच्ची को इन्होंने घर दे दिया है। और रही बात शादी की, तो ये तो बिन मर्जी की ज़बरदस्ती शादी हुई है। इतने में यहाँ पर जेनी आ जाती है जो मिनी को चलने के लिए कहती है, लेकिन सिया के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते। जेनी कहती कि आखिर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना कब बंद करोगी। तो फिर बाद में सिया कहने लगती है बस एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं पक्का कुछ नहीं पूछूंगी। एंड यहाँ पर वो उसके सवाल का जवाब देना शुरू कर देती है। एंड
एन कहती है कि उस टाइम पे बहुत हाई क्राइसिस चल रहे थे, जहाँ पर उनकी कंपनी को धीरे धीरे बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे और उन पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, जिस वजह से उसके डैड की पीआर टीम ने ये सोचा कि उनके सेकंड बेटी की शादी जो है वो हमें करा देनी चाहिए जेनी के साथ में। जेनी एक अडॉप्टिव है और लोगों को लगेगा कि ये लोग तो और भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनका ध्यान इस तरफ भटक जाएगा। इस वजह से हमारी शादी हुई थी। सिया कहने लगती कि ये तो बड़ी बुरी बात है, बिना किसी के मन की शादी होना, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दे सकती, और मैं खुद ब खुद शादी से भाग जाती। इसके बाद में जेनी और मिनी भी आपस में बैठ के बात करने लगते हैं, जहाँ पर मिनी भी सिर्फ और सिर्फ लियो के खिलाफ ही बोले जा रही थी। जेनी उसे कहती कि टेंशन मत लो, हमारा डिवोर्स बहुत जल्दी होने वाला है। इसके बाद में जेनी घर जा रही थी, जहाँ पर कार में उसका इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है और वह पास की बातों को याद कर कर रोने लग जाती है। और हमें पास की बातों को बताया जाता है कि शुरुआती दौर से तो ये लोग बहुत अच्छे से थे, यहाँ तक कि ये लोग आइलैंड पर भी गए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। साथ ही साथ यहाँ पर जब वो जॉब किया करती थी तो फिर लियो भी यहाँ पर उसके लिए एक प्रॉमिस नेकलेस लेकर आया था, जिसके अंदर एक रिंग रखी हुई थी। तभी तो उनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और तो यहाँ पर जेनी ठान लेती है कि उसे उसके सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा कि पास में इतने खुश और अब इतने उदास ऐसा क्यों। तो फिर यहाँ पर वो अपनी जॉब से छुट्टी ले लेती है और चली जाती है ऑफिस में उसे ढूंढने के लिए। तब उसे पता चलता है कि लियो तो फिलहाल न्यूयॉर्क में है कुछ स्पेशल मीटिंग की वजह से, तो फिर वो 1 या 2 दिन में वापस आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लियो को कॉल लगा लेती है कुछ सवाल पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो किसी लड़की की आवाज़ को सुनती है। तो फिर वो कहती है कोई बात नहीं, तुम जब वापस लौटोगे तब हम ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। इतने में यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आ जाता है ताकि वो उसे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर सके। इसके बाद में यहाँ पर जेनी अपने हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसे फैमिली से कॉल आ जाता है और उसे एक फ्यूनरल को अटेंड करना होता है। तो फिर अपना काम खत्म करने के बाद वो वहाँ चली जाती है, जहाँ पर वो उसके सबसे बेटे बड़े जाओ से मिलती है। जाओ को देखकर वो बहुत खुश थी। साथ ही साथ यहाँ पर वो कीरा नाम की एक लड़की को भी देखती है। और तो और अब लियो भी वापस अब्रॉड से आ चुका था। फिर बाद में यहाँ पर वो गाड़ी का वेट कर रही थी कि लियो उसे पिक करेगा, लेकिन जाओ उसे पिक करने के लिए आ जाता है। तो वो जाओ के साथ घर चली आती है, जहाँ पर लियो उसे ताने मारने शुरू कर देता है और उन दोनों के बीच में एक फाइट हो जाती है, जहाँ पर जेनी गुस्से में आकर उसे सारी चीज़ें और अपनी भड़ास पे निकाल देती है। लियो भी सेम ही करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर जेनी अपने आप को बचाते हुए वॉशरूम के अंदर ही छुप जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर जेनी के फेवरेट डिशेस नानी ने बनाए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनी अभी भी बहुत अनइंटरेस्टेड थी। दूसरे यहाँ पर लियो भी जेनी से बोलने लगता है कि तुम मुझे पूछोगी नहीं कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना है चले जाओ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लियो से कहने लगता है कि मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुबह सुबह यहाँ से मुझसे उल्टा जवाब किए जा रही हो। फिर बाद में लियो गुस्से में चला जाता है और जेनी भी। इसके बाद में जेनी यहाँ पर मिनी के साथ में होती है, जहाँ पर जेनी को कीरा का कॉल आ जाता है एंड कीरा उसे एक लंच के लिए इनवाइट करने लगती है। फिर बाद में जेनी उस लोकेशन में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देख लेती है लियो को और सोच लग जाती है तो इस काम के लिए सुबह सुबह निकला था और इसने तो कपड़े भी बदल लिए। लगता है ये सारी चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच के लिए चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर सिया भी मौजूद होती है, जहाँ पर सिया उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें पता है ना कीरा सबसे बड़ी तुम्हारी दुश्मन है। तो फिर जेनी बोलती है कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड उसे बोलने लगता है कि हाँ मैंने तो सुना है लियो अब्रॉड गया था सिर्फ और सिर्फ कीरा के लिए। जेनी को यहाँ पर लगने लगता है कि शादी के 3 महीने बाद वो कीरा के लिए गया होगा अब्रॉड, और साथ साथ अभी भी वो उसे मिस कर रहा होगा। इस वजह से वो उसे मिलने के लिए अब्रॉड गया होगा और आते आते वो उसे साथ ले आया, क्योंकि वो उसके बिना रह ही नहीं सकता। इसके बाद में यहाँ पर जेनी कुछ खाने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ताओ नाम का एक आदमी उसके साथ बात करने के लिए आ जाता है और उसे कहने लगता है कि लगता है आपको याद नहीं है मैं कौन हूँ। एंड वो उसे पास के ट्रैकिंग का सीन याद दिलाता है और हमें भी यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर रात के समय में जेनी और लियो ट्रैकिंग के लिए गए होते हैं ताकि वो नाइट में स्टार्स को देख पाए। एंड ताओ ने तभी जेनी को देखा था और उसे पता चल गया था कि वो लियो की वाइफ है। एंड तभी से उसके इंटेंशन एकदम ख़राब हो चुके थे। जेनी उस दिन को याद करती ही बहुत ज़्यादा मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो उसके अच्छे दिन में से कोई एक ही दिन था जहाँ पर वो लोग स्टार गेजिंग के लिए गए थे और उन्होंने किस भी किया था। फिर बाद में यहाँ पर ताओ से बोलने लगता है कि क्या आप ऐसा ड्रिंक करना चाहोगी। दूर से यहाँ पर लियो होता है जो उन दोनों को ऐसे देखता है और समझ जाता है कि जेनी अनकंफर्टेबल है, तो फिर वो वहाँ जाकर ताओ को वहाँ से भगा देता है, जहाँ पर ताओ मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसका अटेंशन कैसे ग्रैब करूँ। दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो जेनी के साथ में फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो जेनी को फ्लावर्स भी देता है और उसके गाल
भी खींचने लगता है। लेकिन इतने में ही कीरा आ जाती है और ये सारी चीज़ें ख़राब कर देती है। फिर बाद में कहने लगती कि माफ़ करना, मैं तो बस मिस्टर लियो के साथ ऊपर थोड़े टाइम के लिए गई थी क्योंकि उनके कपड़े पर मैंने वाइन गिरा दिया था, इस वजह से उन्हें कपड़ा चेंज करना पड़ा। तुम ऐसा कुछ रीज़न मत सोचना। जेनी को गुस्सा आता है, वो फ्लावर डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। कीरा लियो से कहने लगती कि जाकर अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारे बीच कुछ नहीं है। लियो कहता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार से चलने लगते हैं, जहाँ पर जेनी की बारात निकल जाती है और वह इनडायरेक्टली लियो को समझा देती है कि लियो ने उसे कितना ज़्यादा हर्ट किया है। कार से उतरने के बाद लियो से माफ़ी मांगता है। जेनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि आखिर तुम माफ़ी भी किस बात की मांग रहे हो। तो लियो से कहने लगता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए जो तुम कहोगी वो करने के लिए रेडी हूँ। जेनी कहती कि ऐसा क्यों। लियो कहता है कि बस मेरा मन कर रहा है। एंड जेनी यहाँ पर उसे उसका विला मांगने लग जाती है। लियो कहता है कि लेकिन इसका मेंटेनेंस फीस बहुत हाई है और मैं चाहता हूँ कि हम एक वेकेशन पर जाएँ। जेनी यहाँ पर वेकेशन पर जाने से मना कर देती है। लियो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और मैं एजेंट से कहकर तुम्हारे लिए एक अच्छा फ्लैट बुक करवा दूंगा। इतना बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लियो का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि मैंने मैडम को बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई, लेकिन मैडम को उनमें से एक भी पसंद नहीं आई और मैडम कह रही थी कि प्रॉपर्टी के बदले उन्हें मैं सारी चीज़ें इन कैश दे दूँ, तो क्या मैं उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लियो कहता है कि फ़िलहाल इसे होल्ड पे रखो क्योंकि मुझे कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरा लियो यहाँ पर सिगरेट पी रहा होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि आप 3 मंथ से स्मोक करते आए हो, तो मुझे नहीं लगता आपको इतना स्मोक इनटेक करना चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन लियो से बोल देता है कि तुम अपने काम से काम रखो, स्मोक करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँ ना या ना करूँ ये मेरे ऊपर है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पर होती है, जहाँ पर उसे थोड़ा सा चक्कर जैसा आने लगता है। इतने में लियो आकर बोलने लगता है कि उस कैट की वजह से मुझे मार्क्स आते जा रहे हैं मेरी बॉडी पर, अब तुम क्या करोगी। जेनी यहाँ पर उसे मेडिसिन दे देती है और उसे लगाने के लिए कहती है। लियो कहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम इसे लगाओ। लेकिन जैसे जैसे जेनी लगाने जाती है, लियो उसे कुशन पर लिटा देता है। एंड यहाँ पर जेनी को वॉमिट होने वाला था, ताकि जेनी बोलने लगती है कि एक्चुअली मैंने थोड़े से ड्रिंक्स पी लिए थे। लियो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुमने थोड़े ड्रिंक्स पिए हैं या फिर ज़्यादा। एंड यहाँ पर वो चेक करने के लिए उसे किस करने लगता है। जेनी उसे अपने आप से दूर तो करती है, लेकिन वो भी उसे किस करने लगती है। इसके बाद में जेनी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि डोर पर कीरा आ गई थी। जेनी दरवाज़ा खोलती है तो कीरा जेनी से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन जेनी कीरा को मुंह तोड़ जवाब दे देती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, और ऐसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर जेनी लियो को इग्नोर कर कर जाने लगती है। लियो भी सोचने लगता है कि आखिर ये कब तक मुझसे इतनी अपसेट रहेगी। दूसरा जेनी अपने खुद के घर चली जाती है, जहाँ पर उसके अंकल और आंट रहा करते हैं। एंड यहाँ पर उसकी आंटी दरवाज़ा खोलती है। जेनी उनसे बोल देती है कि ये घर मेरे पेरेंट्स का है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे जल्द से जल्द यानी कि विद इन अ वीक खाली कर दीजिए। आंटी यहाँ पर बहाने मारने लगती है और अपना इमोशनल कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है कि आखिर मैं बच्चों को लेकर कहाँ ही जाऊंगी, ये घर ही तो है बस हमारे पास। लेकिन जेनी उन्हें साफ साफ कह देती है कि ये घर जो है वो मेरे विल में लिखा हुआ था, ना कि आपके, तो फिर आप यहाँ पर इलीगली रह रहे हो। यहाँ पर इन दोनों की आवाज़ सुनते ही अंकल भी बाहर आ जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारे विल में लिखा था, तो क्या हम तुम्हें दे दे। भूलो मत कि तुम्हारे पेरेंट्स की मौत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। जेनी कहते हैं कि वो जो भी हो, लेकिन ये मेरे विल में था, तो मैं अपने हक का घर लेने के लिए आई हूँ, जल्द से जल्द खाली कर देना वरना मुझे स्ट्रिक्ट एक्शंस को लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो उसके अंकल भी इस पर चिल्लाने लगते हैं। जेनी कहती है कि ठीक है, मैं केस करूँगी और मैं जुडिशियली ये घर लेकर आऊँगी, फिर बाद में कहना मत कि आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर जेनी बहुत छोटी थी और उसकी आंटी ने उससे कहा था कि वो उसका ध्यान रखेंगी। लेकिन जेनी यहाँ पर अपने अंकल आंटी को झगड़ा करते हुए देखती है, जहाँ पर आंटी बोलने लगती है कि ये कब तक हमें इसकी देखभाल करनी होगी, मैं ज़्यादा दिखावा और अब नहीं कर सकती। तो उसके अंकल उसे लेकर चले जाते हैं और उसे बीच रास्ते में दूर जाकर छोड़ आते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लियो को जेनी का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगती है कि मैंने डाइवोर्स पेपर्स को रेडी कर लिया है और जो बाकी की बात है वो आज आप रात को कर साइन कर सकते हैं। लियो कहता है कि ठीक है। जेनी यहाँ पर रात भर उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो तो आता ही नहीं। एंड जैसी जेनी उसे कॉल करती है, कॉल कीरा पिक कर लेती है एंड कहती है कि लियो को लेट हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर कुछ तो कर रहे हैं। फिर जेनी यहाँ पर उसे ओके बोलकर कॉल को कट कर देती है और उसे समझ आ जाता है कि आखिर लियो यहाँ पर क्यों नहीं आ पाया। तो वो सोचने लग जाती है कि
लगता है उसे किसी बात की तो चिंता ही नहीं है, तो फिर मैं भी यहाँ पर क्यों उसके आने का वेट करूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी रिंग उतार कर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है। दूसरी कीरा होती है जहाँ पर वो लियो को बताने लगती है कि जेनी का कॉल आया था, तुम थे नहीं तो मैंने आंसर कर दिया और मेरे पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। यहाँ पर वो जेनी को कॉल लगाने का कोशिश तो करता है लेकिन जेनी कॉल ही नहीं पिक करती। फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है जहाँ पर कीरा को भी गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में लियो घर आ जाता है जहाँ पर वो उसे कॉल लगाया जा रहा था लेकिन जेनी कॉल पिक नहीं करती। फिर वो उसकी वेयरिंग रिंग को देखकर समझ जाता है कि उसने आज तक इस रिंग को उतारा नहीं है, लेकिन लगता है वो फाइनली यहाँ से जा चुकी है। यहाँ पर ये देखते ही उसे बहुत अपसेट फील होने लगता है। दूसरी ओर जेनी आ जाती है अपने हॉस्पिटल में जहाँ पर उसकी कलीग उसे बताने लगती है उसके प्रमोशन के बारे में जो कि उसे नहीं मिल पाया है, बल्कि वो शीन को चला गया है। यहाँ पर शीन में दिखावा करने लगती है। जेनी चली जाती है डायरेक्टर से बात करने के लिए और उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और डायरेक्टर गुस्से में आकर जेनी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है। जेनी भी खुद नहीं कर पाती। दूर से यहाँ पर सिया आ जाती है जो कि शीन को चिल्लाने लगती है क्योंकि शीन जेनी को उल्टा सीधा जो बोल रही थी। एंड सिया कहती है कि तुम तो प्रमोशन डिजर्व करती ही नहीं हो, सिर्फ जेनी प्रमोशन डिजर्व करती है। इतनी में डायरेक्टर आ जाते हैं तो सिया बोलते कि रुको, मैं अभी हेल्थ कमिश्नर को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। एंड डायरेक्टर उससे फ़ोन छीन लेते हैं जहाँ पर जेनी, सिया और उन सब के बीच में झगड़ा होने लगता है। सिया और शीन तो एक दूसरे का बाल तक खींचने लगते हैं। फिर जेनी उन्हें छुड़ाने लगती है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है तो फिर सिया यहाँ पर लियो को भी बताने लगती है कि ये डायरेक्टर के फैमिली मेम्बर में से आती है, इस वजह से डायरेक्टर ने इसे प्रमोशन दे दिया है। और रही काम की बात तो ये बहुत ज़्यादा अनपढ़ है, इसे तो डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए। बाद में यहाँ पर लियो कहने लगता है कि लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ घोटाला चल रहा है और लोग आजकल बहुत इक्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहे, तो लगता है मुझे स्टेप्स लेने होंगे। क्यों ना मैं इस हॉस्पिटल को बाय कर लूँ और तुम्हें समझाओ कि इक्वालिटी किसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लियो के साथ साथ में वहाँ का सीईओ भी होता है जो कि कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। लूसिया यहाँ पर शीन होती है जो कि उसे आँख दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन वो सीईओ से डरता नहीं था। वो कहने लगता है कि मैं एक बार फिर से एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को अनाउंस करूँगा जहाँ पर इस पर सारी चीज़ें फेयर और ट्रांसपेरेंटली होंगी और वो जो प्रमोशन है ना वो उसे ही मिलेगा जो इसका हकदार है। फिर वह लियो कहने लगता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आप पर विश्वास करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर यहाँ पर मेरी जेनी को कुछ तकलीफ पड़े। तो फिर यहाँ पर वो लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जेनी यहाँ पर लियो से कहने लगती है कि तुम मुझे अपनी वाइफ मत बुलाया करो, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो फिर लियो कहता है कि मैंने वाइफ कहाँ बुलाया, मैंने तो एक्स वाइफ बुलाया, एक्स तो मेरे मन में था क्योंकि तुम मेरी अभी भी वाइफ ही लगती हो। तो फिर जेनी कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें बार बार मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियो कहता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे सुनाए जा रही हो। फिर जेनी यहाँ से उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में जेनी चली जाती है सिया के रूम में जहाँ पर सिया बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो जेनी उसे बोलती कि तुम तो ठीक हो चुकी हो तो तुम यहाँ पर अभी भी क्यों रुकी हो, हॉस्पिटल कोई अच्छी जगह नहीं है इंसानों के लिए जहाँ पर वो स्टे कर सके। सिया कहते कि मुझे बस तुम्हारे करीब रहना है। दूसरा यहाँ पर सिया का भाई भी होता है जो कि सिया की ओर से जेनी को थैंक यू बोलने लगता है। साथ साथ वो जेनी को गिफ्ट भी दे रहा था, लेकिन जेनी वो गिफ्ट लेने से मना कर देती है। एंड सिया यहाँ पर जेनी को इंसिस्ट करने लगती है कि ये एज ए डॉक्टर मत समझो, एज ए पर्सनल फ्रेंडशिप समझो और प्लीज़ ये गिफ्ट ले लो। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी को वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। दूसरा यहाँ पर जेनी अपने कलीग के साथ होती है जहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि बहुत टाइम हो गया, हम सब मिलकर कभी बाहर गए नहीं है। तो जेनी बोलते कोई बात नहीं, हम तो मिलकर डिनर के लिए जा सकते हैं। एंड डिनर के बाद में यहाँ पर उसने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था जहाँ पर वो अपने कलीग को ड्रॉप कर देती है। लेकिन यहाँ पर वो वापस से सेम आदमी आ जाता है जिसने जेनी को और लियो को उस दिन ट्रैक पर देखा हुआ था। एंड यहाँ पर उस आदमी का नाम ताओ होता है। ताओ यहाँ पर उसे बोलने लगता है और उसका हाथ भी पकड़ लेता है। एंड जेनी उससे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती है। ताओ को जेनी के और लियो के डाइवोर्स के बारे में सब कुछ पता होता है एंड ये सारी बातें नेबरहुड में भी फैल गई होती है। फिर बाद में जेनी जब कार से जा रही थी तो कोई तो कार थी जो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगता कि आखिर वो कौन सी कार थी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर जेनी को पिक करने के लिए उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है। एंड यहाँ पर उसे कहने लगती कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी और तुम हमारे मेन वाले घर पर अब तक आई भी नहीं हो। एंड
एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि जेनी के घर पर, यानी कि उसके घर पर जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था, वहाँ पर ग्रैंड माँ ही थी जो उसके साथ एकदम प्योर और ट्रांसपेरेंट और फेयर थी। और ग्रैंड माँ जेनी को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यहाँ पर ग्रैंड माँ ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के बारे में बातें करने लगती है कि आखिर तुम मुझे नन्हे मुन्ने से बच्चे कब दे रही हो। लेकिन यहाँ पर जेनी उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाती क्योंकि जेनी को समझ नहीं आ रहा था वो उन्हें डिवोर्स वाली बात कैसे कहेंगी। इसके बाद में वो लोग घर पहुँच जाते जहाँ पर लियो जेनी को देखी ताने मारने लगता है इनडायरेक्टली। बाद में वो लोग आपस से बात करने लगते हैं। जेनी यहाँ पर लियो से कहने लगते हैं कि तुम ग्रैंडमा को कैसे बताओगे हमारे डिवोर्स के बारे में। लियो कहने लगता है कि क्यों, मैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं, तुम घर छोड़कर गई थी, तुम बताओ आखिर तुम मुझे एक विलन बनाना चाहती हो। जेनी कहते हैं कि मैं बताने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ग्रैंडमा ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी कर पाएंगी या फिर नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है जहाँ पे कीरा वहाँ होती है और वो जेनी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जेनी कीरा से पूछती है अगर तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हो तो मैं फैमिली मेम्बर होते हुए तो यहाँ पर आ ही सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर आंटी चिल्लाकर कहती है कि ये कौन से मैनर से आए हुए घर पर मेहमानों से बात करने के। तो जेनी कहती है कि आपने तो मुझे मैनर सिखाए थे। इतने में ही ग्रैंडमा आ जाती है तो फिर कीरा उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन ग्रैंडमा कीरा से बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, आज मेरा फैमिली डिनर है, यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। तो कीरा कहती है कि मैं बस आपको मिस कर रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे मिल लाऊं, लेकिन आपने तो मुझे आउटसाइडर ही कंसिडर कर लिया। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ जाओ यहाँ से। आंटी भी उसे रुकने के लिए कहती, लेकिन ग्रैंडमा उसकी बातें बिल्कुल नहीं मानती। बाद में कीरा को वहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर जेनी और जाओ बैठकर चाय पी रहे होते, जहाँ पे वो जाओ से पूछने लगती कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों रुक गई। तो फिर जाओ से रीज़न बताने लगता है एंड दूसरे यहाँ पर जाओ और तो और लियो भी आपस में बात करते हैं, जहाँ पर लियो जाओ से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है क्योंकि सारी चीज़ें हर बार जाओ के पक्ष में ही रही है। इसके बाद में वो जेनी के साथ ऊपर बात करने के लिए चला जाता है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। एंड यहाँ पर जेनी से वो कहने लगता है कि मैं डिवोर्स नहीं ले सकता, मैं कुछ टाइम और तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ और मैं तुम्हें अपनी वाइफ का पोजीशन देकर रहूँगा। मैं सबके सामने पब्लिक अभी तुम्हें अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लूँगा। जेनी यहाँ पर उसे अंदर आने से तो मना करती है एंड कहते कि अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखावा नाटक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा यहाँ पर वो जा रही होती है जहाँ पर वो ग्रैंडमा से मिलती है एंड कहती कि मुझे पता है आपको बाहर की फूड की बहुत क्रेविंग्स होती है, लेकिन प्लीज़ उसे ज़्यादा मत खाइएगा। ग्रैंडमा यहाँ पर उसका बैग देख लेती है। जेनी कहती है कि अब आपको सब पता चल गया है तो मैं आपको सारी बातें क्लियरली बताना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो ग्रैंडमा को सब कुछ बता देती है, जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि मैं उसे अभी बताती हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन वो ग्रैंडमा से कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी ये शादी 3 साल तक कर सकती हूँ, उसके बाद डिसीजन मेरे पर रहेगा, मुझे जाना है या फिर रहना है, तो मैंने जाने का डिसीजन बना लिया है। इतना बोलकर वहाँ से जाने लगती है जहाँ पे ग्रैंडमा की आगे ही भर आती है। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा मिलती है लियो से, जहाँ पर जैसे लियो आता है तो उसे कुछ ना कुछ फेंक कर मारने लगती है एंड कहते हैं कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने कितना बड़ा जेमस्टोन खोया है और वो भी जेनी को, वो कितनी सुधरी हुई और कितनी अच्छी बेटी है, लेकिन तुम ही हो जो उसे हमेशा बुली किया करते थे और तुम्हारी वजह से अब वो डिवोर्स लेकर घर छोड़कर भी जा रही है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे ऊपर उसे ही हमेशा चूज़ करूँगी, लेकिन क्या करें मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और तुम जाकर अभी के अभी उसे सॉरी बोलो और उसे मना कर ले आओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियो कहता है कि मैं ये सब नहीं करने जा रहा। तो उसकी ग्रैंडमा बोल रहे थे कि ठीक है तो घर से निकल जाओ, कपड़ी से भी, मैं भी देखती तो तुम कहाँ पर चाइना पे बैठने वाले हो। फिर बाद में लियो चला जाता है जहाँ पर वो कार में वेट कर रहा था। जेनी भी यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही होती है। तब तक यहाँ पर लियो कार से बाहर निकल आता है। लियो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि जेनी जहाँ खड़ी थी और लियो उसी से मिलने आया था। जेनी भी लियो का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो दोनों के दोनों यहाँ पर डाइवोर्स ब्यूरो के बाहर खड़े हुए थे। लियो सोचने लगता कि क्या पता मैं बहाना मार दूँ कि मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन उसे पता है कि जेनी उसकी बातों में नहीं आने वाली। वो वापस घर जाएंगे, सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और वापस से डाइवोर्स ब्यूरो में आ जाएंगे। तो फिर वो फाइनली हिम्मत कर डाइवोर्स लेने के लिए आ ही जाता है। जेनी कहते कि तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हम 15 मिनट्स लेट हो जाते हैं तो हमारी अपॉइंटमेंट 1 वीक के लिए शिफ्ट हो जाएगी। तो फिर लियो बोलता है कि 15 मिनट्स के पहले तो मैं आ गया ना, तो तुम क्यों मुझ पर चिल्ला रही हो। जेनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि आज जो कुछ भी होने वाला है
है, मैं उसे फाइनलाइज करना चाहती हूँ और इसके बाद में मैं सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ। और रही प्रॉपर्टी डिवीजन की बात, तो ये अभी भी तुम्हारे पर है। अगर तुम्हें मुझे चीज़ें देनी है तो दो, नहीं देनी है तो ना दो, इसमें कोई ज़बरदस्ती की बात बिल्कुल भी नहीं है। लियो कहता है कि देखो, सारा डिसीजन और सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही है। ऐसे भी तुम डाइवोर्स ले रही हो और तुमने अपनी लाइफ जो मुझे डेडिकेट की थी, तो फिर तुम्हारा हक तो बनता ही है प्रॉपर्टी डिवीजन में से कुछ चीज़ें लेने का। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग डाइवोर्स लेने के लिए अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी साइन कर रही होती है तो लियो उसे बार बार टोक रहा होता है कि तुम पक्का श्योर हो तुम्हें चीज़ साइन करनी है और मुझे डाइवोर्स लेना है। जेनी यहाँ पर उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और अपना साइन करने लगती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो के पास पेपर आ जाता है एंड लियो भी यहाँ पर साइन करने से पहले कुछ सोचता नहीं है और चुपचाप उस डाइवोर्स पेपर्स को साइन कर देता है। दूसरा यहाँ पर जो स्टाफ होती है वो उन दोनों को बताने लगती है कि डाइवोर्स पेपर फाइल करने के लिए हम आगे भेज देंगे, लेकिन आपको 30 डेज़ के बाद वापस यहाँ पर आना पड़ेगा डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए, क्योंकि ये शेड्यूल डाइवोर्स पेपर है जो एग्रीमेंट हम आगे बढ़ने के लिए देंगे। लेकिन अगर 30 डेज़ के बाद आप लोग नहीं आ पाए तो फिर आपका डाइवोर्स ऑटोमेटिकली विथड्रॉबल हो जाएगा, जिसके लिए आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। एंड बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तो फिर लियो यहाँ पर जेनी से कहने लगता है कि तुम्हें एक बार भी नहीं अंदाज़ा आया कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो सकती है मेरे बिना। तो फिर जेनी भी बोल सकते हैं कि हाँ, बहुत खुशदार होगी मेरी लाइफ और मेरी लाइफ में पीस और खुशी सारी की सारी चीज़ें होंगी, दुख और अपसेटिंग के अलावा। लियो यहाँ पर उसे कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन जेनी उसे यहाँ पर कुछ भी कहने से मना कर देती है एंड बोलती कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, 30 दिन बाद हम ठीक यहीं पर मिलेंगे डिवोर्स पेपर्स को साइन करने के लिए। और ऐसे भी पेपर्स तो आगे शेड्यूल हो ही चुके हैं। यहाँ पर भी लियो उसे फाइनल किस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि अपनी इस फ्रीडम को बहुत प्यारे तरीके से सेलिब्रेट कर रही होती है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और वो बहुत खुश थी। तो दूसरा यहाँ पर लियो होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही उदास था और ऐसा लग रहा था कि अब उसे इस डिवोर्स का रिग्रेट होने लगा है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है। लेकिन ये मूवी इसी के साथ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये मूवी का तो बस फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा सेकंड पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।